हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि जूट फॉर लाइफ से और आज हूँ माननीय माधवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ, जो कि है बीजेपी के विधायक सेवाइजपुर से, जनपद हरदोई से, और दूसरी बार जीते वहां से विधायकी का चुनाव और रिश्ते में मेरे बड़े भाई भी लगते हैं ये। और आज इनसे जानेंगे कि इनका चुनावी सफर कैसा रहा, कैसे ये अपनी जिंदगी, अपना वर्क लाइफ, हेल्थ को कैसे मैनेज करके चलते हैं। आज हम इनसे जानते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। जूट फॉर लाइफ महिलाओं की संस्था है और हम लोग समाज को, समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे पूछना शुरुआत करना चाहूंगी कि पहले तो ये बताएं कि कैसे प्रेरणा मिली आपको राजनीति में आने की, और कब से ये सफर शुरू हुआ। जी नमस्कार बहन जी। और जैसा कि आपकी संस्था काम कर रही है जूट फॉर लाइफ समाज के लिए, और आप लोग जितना प्रयास कर रहे हैं जो हमारे गरीब भाई बहन को सही मार्ग देने का, सही रास्ता व्यवसाय देने का, तो इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी संस्था का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार ही आगे चल रही है। और इतनी बड़ी संस्था आपने अपनी मेहनत से बना ली है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई सामान्य काम नहीं है जो आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और इतनी सारी महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं। रही बात मेरी, तो मेरा भी यही काम रहा है शुरुआत से। मैं अपने क्षेत्र सेवाइजपुर, मेरी विधानसभा जो हरदोई जिले के अंतर्गत आती है, और उससे पहले मेरे ताऊ जी विधायक रहे वहां से, लेकिन एक बड़ा गैप हो गया था, राजनीति में परिवार से कोई था नहीं, और हमारे क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं आ रही थी। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और समस्याग्रस्त क्षेत्र था, वहां पर विकास की बहुत सारी जरूरत भी थी। हमारा क्षेत्र जिले से बहुत दूर पड़ता था, तो वहां तक कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचता था। स्थानीय नेता जीतने के बाद दोबारा वहां कोई पहुंचते नहीं थे, तो आम आदमी अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाता था, तो क्षेत्र का विकास न हो पाता था। गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग पलायन करके बाहर नौकरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई उधर जाते थे। तो ये सब चीजें मुझे कचोटती थी। मैं छात्र राजनीति में ही था उस समय, मैं पढ़ाई करा था हाई स्कूल इंटर की, तभी ये राम मंदिर आंदोलन चला और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, तो उस आंदोलन से मैं जुड़ा और धीरे धीरे मैं उसके बाद भाजपा की तरफ अग्रसर होता गया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त रूप से, तो उस समय गठबंधन पहले से तो नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा का प्रत्याशी लोकसभा में लड़ा था, माननीय गंगावाग सिंह जी, तो मैंने उनकी उस समय मदद की थी। और उसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए। उसके बाद 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय गंगावाग सिंह जी मंत्री बने, उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री बने, तो उन्होंने हमें पार्टी से जोड़ा और मैं पार्टी का मंडलाध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं अन्य विभिन्न पदों पर काम करता रहा। जिले में युवा मोर्चा में मैंने काम किया, किसान मोर्चा में काम किया, सहकारिता प्रकोष्ठ और पंचायती राज प्रकोष्ठ में काम किया। उसके बाद पार्टी मुझे आगे बढ़ाती गई, मुझे अवध क्षेत्र का पदाधिकारी बनाया, फिर प्रदेश का भी कई मोर्चा और उनके संयोजक में आगे बढ़ने का काम मिला। कई प्रकोष्ठों का मुझे प्रदेश का सहसंयोजक बनाया गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने लगातार क्षेत्र में काम किया अगले 5 सालों तक। जो लोग जीते हारे वो तो क्षेत्र में फिर उतना नहीं रहे, लेकिन मैं लगातार अगले दिन से, होली थी 2 दिन बाद, होली से ही निकल पड़ा था क्षेत्र में और लगातार 5 साल मैंने क्षेत्र में काम किया। और उसका परिणाम मिला कि अगली बार 2017 के चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ पार्टी ज्वाइन कर लिए, जो टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराया, स्थानीय लोगों ने और हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमारा साथ उसमें दिया, पार्टी के पदाधिकारियों ने हमारा साथ दिया और मुझको 2017 का पार्टी ने टिकट दिया। मैं वहां से जीत के विधायक बना। और क्षेत्र में जैसा कि आप जानती हैं, मैंने पहले ही बोला गया अभी कि इतनी समस्या थी। मेरे यहाँ करीब 250 से अधिक ऐसे गाँव थे जहाँ बिजली नहीं थी, करीब 400 ऐसे मजरे और वो गाँव थे जहाँ सड़कें नहीं थी। बड़ी बड़ी सड़कें भी बहुत खराब थी, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। हमारे यहाँ 5 नदियां हैं, उनसे गांव का कटान होता था, कटान रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, बाढ़ सुरक्षा की कोई योजना नहीं थी, बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। इस प्रकार की ये सब समस्याएं क्षेत्र में रहती थी। उन सब पे मैंने संघर्ष किया और हमारा सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा हमको नेतृत्व मिला।
ये केशव प्रसाद मौर्य हमारे डिप्टी सीएम थे, हमारे उस समय ब्रजेश पाठक जी पिछले कार्यकाल में डिप्टी सीएम थे। इन लोगों ने बहुत मुझे समर्थन किया, माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी और कई विभागीय मंत्री, जिनके कारण हम अपने क्षेत्रों में वो योजना ले जा सके। और हमारे क्षेत्र में जो कमी थी, जो जिले से दूर होने के कारण और क्षेत्र का जो विकास का पिछड़ापन था, वो दूर हुआ और हमारी विधानसभा अब जिले के सभी विधानसभाओं के बराबर टक्कर ले रही है। विकास के मामले में भी हम काफी आगे आए हैं और जो मूलभूत सुविधाएं थी वो लगभग सारी हम लोगों ने अपनी विधानसभा में पहुंचाई। उसके कारण क्षेत्र का भी मुझे बहुत स्नेह मिल रहा। बहुत ही अच्छा लगा सुन के भैया, आपने इतना सारा काम किया और मुझे लगता है एक बहुत गहरा इम्पैक्ट आपने क्रिएट कर पाए होंगे आप अपने जिले में, अपने जनपद में। और उसके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, काफी बातें सुनने को आती हैं, अच्छी पॉजिटिव बातें कि ऐसा व्यक्तित्व होना मुश्किल है। और आप जैसे व्यक्तित्व अगर राजनीति में आ जाएंगे तो शायद हमारी देश कहीं बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो ये बताइए, आपने इतने सारे काम मुझे सुनाए, तो उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ बहुत फिट पर्सनालिटी है, बहुत आप कूल एंड काम रहते हैं। जब भी आपसे कोई भी मिलने आता है, मैं जब भी हर चीज का पॉजिटिव रिस्पांस है, सबके लिए आप हमेशा सहयोग आपका रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी भैया, कैसे वर्क को, फैमिली, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली महिलाओं से पूछा जाता है, लेकिन आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, वर्क और हेल्थ को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप, क्योंकि कभी भी कहीं आना जाना है, ट्रैवलिंग है आप लोगों का, कभी क्षेत्र में गए आप तो देर रात बिरात हो गई, कहीं भी कुछ खाना पड़ रहा है, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं, आज की जनरेशन को जरूर बताएं। जी देखिए, तो आजकल के समय में बहुत अच्छा सवाल है। काम जब अधिक होता है तो आदमी के ऊपर टेंशन भी आ जाती है, दिक्कत भी आ जाती है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। तो इसमें मैं प्रेरणा लेता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं और सबसे बड़ा उनका जो योग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को योग सिखाया है। तो हम लोग योग का अपने जीवन में पालन करते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। और यदि मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर भी रहता है, लेकिन प्रयास यही रहता है उसको नियंत्रित करके रख सकूं। और क्षेत्र का काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा से, जैसा मैंने बताया, और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हर समस्या के लिए हमारे पास ही आते हैं। और इतने संकोची स्वभाव के लोग हैं कि छोटा सा काम अगर वहाँ लेखपाल के पास भी होता तो कहते विधायक जी किसी को भेजिए। तो हमने एक टीम बना रखी है, थाना स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे निजी लोग हैं और हमारे सहयोगी हैं, इष्ट मित्र हैं। वो हर व्यवस्था, हर मंडल की, हर थाने की, हर तहसील ब्लॉक पर मैंने लोगों को बांट रखा और उसी सिस्टम के आधार पर मैं उनके पास भेज देता हूँ, वो लोग काम करा देते हैं। कहीं नहीं उनके स्तर से काम कराने से जब निपटता तो मैं अपने स्तर से देखता हूँ। मेरे यहाँ बराबर पार्टी का कार्यालय भी, हमारा निजी कार्यालय भी खुलता है, जो सुबह 10 बजे के लेकर 2 बजे तक वहाँ 4-5 लोग बैठे रहते हैं, जो सबके फोन अटेंड करते हैं, लोगों के काम होते हैं तो तहसील थाने का वो कराते हैं। वो अब कार्यालय के लोग जब नहीं करा पाते तो वो मेरे पास वो कार्य ट्रांसफर करते हैं, नहीं विधायक जी आप इनसे बात करिए, तो मैं तुरंत बात करता हूँ संबंधित अधिकारी से और कार्य भी होता। दूसरा, मेरे घर में भी मेरी पत्नी है, मेरे परिवार के लोग हैं, उनका सपोर्ट कैसा है बताएं। मुझे सपोर्ट करते हैं और घर की जिम्मेदारियां मुझे कोई देखनी नहीं पड़ती हैं, वो सारा काम। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि मैं भूल नहीं पाती भाभी जी की वो बात कि कर तो हमारे लिए रहे हैं तो हमें बुरा क्यों लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल। कई जगह ये होता है, घर की महिलाएं चिढ़ती हैं कि कहाँ दिन में समय दे रहे हो, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस बात में वो मेरा सपोर्ट कर देती हैं और कहती नहीं आप समाज के काम कर रहे हैं तो आप देखिए, घर के काम मैं संभाल लूंगा। बच्चों की जिम्मेदारी होती है तो अक्सर वो ही देखती हैं और जो मेरे परिवार के मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, वो लोग मेरे मदद करते हैं। इस प्रकार पूरी टीम वर्क से पूरा काम चलता है और उसी के कारण मैं प्रसन्नचित्त रह लेता हूँ और काम का बोझ हल्का रहता है। बच्चों को राजनीति में लाने का विचार नहीं आया भैया? बच्चों का सबसे पहले तो हर माँ बाप का ये होता है हमारे बच्चे आगे बढ़े तो सबसे पहले उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, और अच्छा नागरिक बनाने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। तो मैंने बच्चों के लिए कहा कि अपनी शिक्षा पूरी करिए, उसके बाद तुम्हारा जो मन हो, क्योंकि कोई
हम अपनी इच्छाएं बच्चों पर न थोपें। बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या कार्य करना चाहते हैं, क्या उनकी रुचि है, तो उनकी रुचि के अनुसार वो अपना भविष्य तय करेंगे। उनको इस लायक बना देना कि वो समाज का सेवा कर सके, समाज को अपना महत्व दे, समाज को, और समाज की जो समस्याएं हैं उनको समझे और बड़ों को सम्मान दे, इस तरीके से सबको लेकर के चले। ये सारे संस्कार देने का प्रयास रहता है। मेरी माँ थी, उसके बाद मेरी पत्नी ये सब सिखाती हैं, और मैं भी बच्चों को यही प्रयास करता हूँ, और उन्हें पूरी शिक्षा दिलाने के बाद जिस उनका जो मन होगा वो करेंगे। मैंने अपनी इच्छा कभी उन पर थोपी नहीं। बहुत बढ़िया। तो एक सफल नेता बनने के लिए आपको ऐसा कौन सा गुण लगता है जो कि जरूर होना चाहिए किसी नेता के पास? जी, सफल नेता बनने के लिए एक तो सबसे ज्यादा विनम्रता ही होनी चाहिए। दूसरे, आप किसी काम को टाले नहीं। कोई आपके पास आया है मदद करने, तो आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने उसको आपके पास भेजा है। आप इस लायक बने हैं तो उस किसी की मदद कर सकते हैं, तो आपको अवश्य मदद करनी चाहिए, और जहां तक संभव हो उसकी मदद करने के लिए आप तत्पर रहें, आगे बढ़ के मदद करें। तो मेरा भी एक प्रयास रहता है, और मैंने देखा भी जो नेता इस तरीके की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं। आज प्रदेश में हमारे बहुत सारे मंत्री हैं जो मैं देखता हूँ उनका दरबार भरा रहता है। उनके यहाँ जाइए तो खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, और अथक मेहनत करते हैं। पार्टी के काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं, उसके बाद पब्लिक को लेकर के इतना मेहनत करते हैं। तो उनके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं उनसे प्रेरणा शायद वो कोई और नहीं कर पाता। जी, तो वो बहुत बड़ा है। जो जनता का विश्वास जीतने के लिए बेसिकली आपका कौन सा व्यक्तिगत सिद्धांत आपको काम आता है? व्यक्तिगत सिद्धांत यही है कि हमेशा आप न्याय का पक्ष लें। हमारे क्षेत्र में हमसे पहले राजनीति होती थी, जातिगत आधार पर लोग बटे हुए थे, और जाति के आधार पर लोग मदद करते थे, काम करते थे। लेकिन मैंने अपने दिमाग से वो जाति का कीड़ा निकाल के काम करना शुरू किया, और जो जेन्युइन है, जो जायज है, जिसका न्याय का पक्ष है, उसकी मदद करते हैं। तत्काल तो भले हमारा आदमी उसे डर लग जाता होगा, लेकिन एक वो गलती करके आया और वो मानता कि हाँ, फिर बाद में समझ जब आती उसको लगता है हाँ, विधायक जी ने मेरे साथ सही किया। तो यदि आप न्याय के कार्य करेंगे और अपने लोगों को संरक्षण देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते रहेंगे, और लोग भी उससे नाराज नहीं होते हैं। और ये सब छोटी छोटी जो संकुचित विचारधाराएं हैं, उनसे दूर हटके आप मदद करेंगे, तो एक बड़ा दिल रख के काम करेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली। बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो राजनीति और समाज के कार्य में आगे आना चाहती है? तो बस 2 लाइनों में आप बता दें कि जो उनके लिए मार्गदर्शन का काम करें। जी, सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि वो जो ये इंटरनेट और तमाम सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े रहते हैं, इससे दूर हटें, अपने करियर पर फोकस करें, पढ़ाई करें, और उसके साथ साथ योग और प्राणायाम या फिजिकल कोई फिटनेस का कार्य जरूर करें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तब आपका मन भी स्वस्थ होगा, और उसके आधार पर आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे 5-5 घंटे 6-6 घंटे का उनका स्क्रीन टाइम हो जाता है। तो ये सब चीजें बच्चों को छोड़नी पड़ेंगी, और आगे बढ़ने के लिए फिजिकल वर्क पे ही आना। राजनीति में आने के लिए मन का स्वस्थ रहना और शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ आपकी शिक्षाएं हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए लाभप्रद होंगी, और आप जैसे नेता हमारे देश में और हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपका साथ हम सबके साथ है, तो हम सबका विकास निश्चित है। मैं अंजलि, दूरदर्शन लाइव से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संस्था के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।